कैप्टन दास के सामने माइक से मुसलसल आवाज सुनाई दे रही थी। कोई उनसे बात करना चाहता था। वो मुसलसल फ्लाइट को मुखातिब कर रहा था, लेकिन डर के मारे कैप्टन दास ने अभी तक कॉल अटेंड नहीं की थी। अचानक हाथ बढ़ाकर माइक शामिल खान ने पकड़ लिया। उसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, कौन हो तुम? माइक से आवाज आई, मैं भारत का वजीर दिफा हूँ। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? शामिल खान ने तंजिया और गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, वेल डन। तो इन लोगों को अक्ल आ ही गई और इन्होंने तुम्हें बुला लिया, वरना हम तो चंद मिनट बाद जहाज को तुम्हारे सरों पर गिराने का प्रोग्राम बना रहे थे। वजीर दिफा ने दिमाग ठंडा रखा, बोला, क्या चाहते हो तुम हमसे? शामिल खान ने गुस्से से कहा, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं। मैं तहरीके जिहाद का कमांडर शामिल खान हूँ। हमारा मसला तुमसे नहीं, पाकिस्तानी हुकूमत से है। डिफेंस मिनिस्टर बोला, अपनी डिमांड तो बताओ, हम उन्हें पहुंचा कर बात करते हैं। शामिल खान ने कहा, अच्छा सुनो, मेरे 5 अहम साथी जो उन्होंने किले में कैद कर रखे हैं, उन्हें रिहा करके कंधार पहुंचाया जाए। हमारे लिए $10 मिलियन का बंदोबस्त किया जाए। नोट हम अपनी मर्जी के मुताबिक चाहेंगे और हमसे हमारी अगली मंजिल दरियाफ्त नहीं की जाएगी। डिफेंस मिनिस्टर ने उसे समझाना चाहा। बोला, देखो, तुम कम से कम हमारी पोजीशन समझने की कोशिश करो। हम अपनी हुकूमत की तरफ से तुम्हें मतलूबा रकम फराहम कर देंगे। तुम्हें महफूज मकाम तक तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक पहुंचाया जाएगा। हम यूएनओ के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से दरखास्त करेंगे कि तुम्हारे साथियों को भी रिहा कर दे, लेकिन तुम प्लीज हथियार डाल दो। वो बोला, शट अप, खबरदार अगर आइंदा ये लफ्ज भी जबान पर लाए तो तुम्हारे इंटेलिजेंस वाले हमें अच्छी तरह जानते हैं। वो तुम्हें बता देंगे कि शामिल खान जो कहता है वो कर गुजरता है। उसने इतनी बदतमीजी से इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को डांटा कि पायलट कैप्टन दास को भी गुस्सा आ गया। उसने बेख्तियार ये जुमला कहा, तुम्हें तो ढंग से बोलने की भी तमीज नहीं है। इस पर शामिल खान का रद्द-ए-अमल इंतहाई गैर मुतवक्के था। उसने पूरे जोर से दास की गर्दन पर हाथ रसीद किया। दास की टोपी दूर जा गिरी और उसे यूं लगा जैसे किसी ने लोहे का पंजा उसकी गर्दन पर गाड़ दिया हो। दर्द, एहसास जिल्लत, बेबसी और गुस्से से उसकी हालत गैर होने लगी थी, लेकिन उसने अपने होंठ काटते हुए जब्त किया। को पायलट कैप्टन की हालत देखकर घबरा गया। उसने बड़े मुल्तजी लहजे में हाईजैकर से दरखास्त की, प्लीज प्लीज ऐसा न कीजिए। शामिल खान ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, खबरदार अगर आइंदा अपने मुंह से इजाजत लिए बगैर एक लफ्ज भी निकाला तो। माइक उसने गुस्से से वापस फेंक दिया था, जिससे मुसलसल हेलो हेलो बात करो हमसे की आवाजें आ रही थी। शामिल खान बोला, बताओ इन्हें कि अब तक हम तुम्हारे दोनों गार्ड्स को मार चुके हैं और उसके बाद तुम लोगों की बारी है। शामिल खान इतने जोर से चीखा कि उसकी आवाज जहाज के इंजनों के शोर पर भारी पड़ने लगी। कैप्टन दास ने जख्मी आंखों से उसकी तरफ देखा और माइक खुद संभाल लिया। अब वो खुद इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से मुखातिब था। वो बोला, मैं फ्लाइट SA-221 से कैप्टन दास बात कर रहा हूँ। सर, इन लोगों ने हमारे स्टाफ के 2 मेंबर्स को मार दिया है और ये हम सबको भी इसी तरह मार डालेंगे। प्लीज फॉर गॉड सेक हमारी जान बचाइए। कैप्टन दास बड़ा बहादुर था, लेकिन न जाने क्यों आखिरी मरहले पर उसकी जबान लड़खड़ा गई। मिनिस्टर ने उसे तसल्ली दी, बोला, कैप्टन दास, आप मुतमईन रहें, हम आपकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दूसरे ही लम्हे माइक उससे शामिल खान ने छीन लिया। उसने बड़े सर्द लहजे में कहा, अगर तुम इस फ्लाइट की सलामती चाहते हो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी बात करवाओ। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बेबसी से कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे लिए ये बात मुमकिन नहीं है। शामिल खान ने उसे दोबारा डांटा, बोला, इसे मुमकिन बनाओ मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर, वरना याद रखना इस फ्लाइट में तुम्हारा सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और 30 अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। घबराहट के मारे डिफेंस मिनिस्टर के हाथों से टेलीफोन गिरते गिरते बचा था। उसने वहां मौजूद लोगों की तरफ अजीब सी नजरों से देखा और झट से फोन रख दिया। अपनी खिफ़त छुपाने के लिए वो संभल कर वहां मौजूद अफसरान से मुखातिब हुआ। कौन है ये शख्स? अपनी दानिश में वो बड़े गुस्से में बोला था। दीवान चंद ने कहा, हम असलियत जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। डिफेंस मिनिस्टर अचानक भड़क उठा, डैम इट, अभी तक तुम इसकी असलियत नहीं जान सके। कब जानोगे? जब वो बंबई की किसी बिल्डिंग से जहाज टकरा देगा। दूसरे अफसर ने जवाब दिया, सर, ये कोई बिल्कुल नई तंजीम है, हमारे रिकॉर्ड में इस नाम की कोई तंजीम मौजूद नहीं। तीसरे ने लब कुशाई की, बोला, शायद अफगानी हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे लोग हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अचानक स्टांस तब्दील कर लेने से इनका बहुत नुकसान हुआ है ना सर। डिफेंस मिनिस्टर का पारा आसमान को छूने लगा। बोला, तुम सब अहमक हो, एकदम अहमक। 2 माह नहीं गुजरे और ये दूसरी हाईजैकिंग हो गई है। क्या झक मार रहे हो तुम उधर नेपाल में? दीवान चंद ने नोट कर लिया था कि डिफेंस मिनिस्टर के लहजे से दूसरी एजेंसियों के अफसरान ने बहुत बुरा महसूस किया था। उसने अपनी दानिश में मामला ठंडा करना चाहा। बोला, हम कोशिश कर रहे हैं सर, ट्रेस कर लेंगे। मिनिस्टर बोला, कब करोगे?
कब करोगे? तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम। वो मुट्ठी भर लोग हैं और नचा कर रख दिया है उन्होंने हम सबको। तुम क्या खाक ट्रेस करोगे? डिफेंस मिनिस्टर ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था और असलियत से बेखबर दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों के अफसरान अपनी मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक अफसर से रहा न गया, बोला सर ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, हाईजैकिंग है सर, कुछ वक्त तो लगेगा ना, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। इस बात पर डिफेंस मिनिस्टर आपे से बाहर हो गया। लेकिन गुस्से में बेकाबू डिफेंस मिनिस्टर को इस बात का बहरहाल एहसास था कि ये लोग कितने ताकतवर हैं। उसने बजाय कुछ बोलने के वॉकआउट को ज्यादा मुनासिब जाना और गुस्से से खौलता बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही वहां मौजूद इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने रिमार्क्स देना शुरू कर दिए। गधा। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से आने वाले इमरजेंसी सिग्नल ने इस्लामाबाद वजारत खारजा में रेड अलर्ट कर दिया था। भारतीय वजारत खारजा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की हंगामी तलबी के बाद उन्हें बताया गया था कि श्रीलंकन एयरलाइन के जहाज को हाईजैक करने वालों ने क्या पैगाम दिया है। भारत सरकार ने अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए अपने और हाईजैकरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू उन्हें सुनाई थी और हाई कमिश्नर की दरखास्त पर उसके टेप्स की एक कॉपी भी फौरन मुहैया कर दी थी, जो अगले 10 मिनट के बाद पाकिस्तानी वजारत खारजा से उस जॉइंट इंटेलिजेंस क्राइसिस कंट्रोल सेल के मेंबरान सुन रहे थे जिन्हें अचानक हाई अलर्ट किया गया था और जिन्हें वजारत खारजा का एक सेक्रेटरी भारतीय हुकूमत की तरफ से हासिल शुदा मालूमात की ब्रीफिंग दे रहा था। सेल के इंचार्ज जनरल बाजवा ने अपनी स्टिक पर हाथ मारते हुए कहा, डैम इट, कर्नल हामिद ने अपनी राय दी, ट्रैप है सर। ब्रिगेडियर खान ने कहा, कोई नया खेल खेलने जा रहे हैं सर ये। जनरल बाजवा की मुस्कुराहट बड़ी मानीखेज थी। बोला, देख लेंगे, वक्त बताएगा कौन ज्यादा अच्छा खिलाड़ी है। 15 मिनट तक जारी रहने वाले इस इंतहाई अहम नौयत के इजलास में क्राइसिस कंट्रोल सेल के सरबराह की हैसियत से जनरल बाजवा ने फैसला कर लिया था कि इस अगवाशुदा जहाज को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान एविएशन और एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया था और वो लोग किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी अपनी जगह संभालने के लिए हेडक्वार्टर्स की तरफ रवाना हो चुके थे। वजारत खारजा पाकिस्तान की तरफ से एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अखबार नवीसों को सारी सूरत हाल से आगाह करने के बाद पाकिस्तान के फैसले का ऐलान कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सेक्रेटरी खारजा ने अखबार नवीसों के सवालात के जवाबात देने से माजरत कर ली थी क्योंकि उन्हें हंगामी सूरत हाल के तहत अपने ऑफिस पहुंचना था। पहले ही हमले ने भारतीयों के कसबल निकाल दिए थे। पाकिस्तानी वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त बैनुल अक़वामी चैनल्स पर ऑन एयर की गई थी, जिसने भारत समेत सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। भारतीय हुकाम को अगर इस बात की भनक भी पड़ जाती कि पाकिस्तान उनकी चाल में आए बगैर इस मसले को फौरन बैनुल अक़वामी मसला बना देंगे तो वो ये काम खुद करते, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही भारत पिछले कदमों पर खेलने के लिए मजबूर हो गया था। फौरन भारत की तरफ से जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हंगामी एहतमाम हुआ और भारतीय वजारत खारजा की तर्जुमान चंदना भासु को अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा आसाब शिकन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ा पहले से टाइप शुदा 15-20 सत्र का एक बयान पढ़कर सुनाना शुरू किया, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तानी तहरीक जिहाद नामी ग्रुप ने श्रीलंकन एयरलाइन का जहाज अगवा करके जो मुतालिबात दोहराए हैं वो भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचा दिए हैं। बयान के आखिर में हुकूमत पाकिस्तान से अपील की गई थी कि वो जल्द अज जल्द कोई फैसला करे ताकि मासूम और बेगुनाह मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। चंदना भासु ने बताया था कि जहाज इस वक्त भारत की फजा में चक्कर लगा रहा है और हाईजैकर धमकी दे रहे हैं कि अगर उनके मुतालिबात पूरे न किए गए तो वो जहाज को फजा में तबाह कर देंगे। अभी बमुश्किल उसका बयान खत्म हुआ था। अब उस पर अखबार नवीसों ने सवालात की बौछार कर दी। ये सवालात इतने तीखे और बौखला देने वाले थे कि चंदना भासु को सर्दी में भी माथे पर पसीना आ गया। अखबार नवीस पूछ रहे थे कि भारतीय हुकूमत ने फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की और हाईजैकर जहाज पाकिस्तान की बजाय भारत की फजा में ही क्यों तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते होंगे कि भारत पर कितना भी दबाव बढ़ा दिया जाए वो पाकिस्तान से अपनी एक बात भी नहीं मनवा सकता। भारत की तरफ से खुलूस से की जाने वाली किसी भी कोशिश को भी पाकिस्तान हमेशा शक की निगाह से देखेगा। इस नौयत के बेशुमार सवालात हो रहे थे और इन सब का जवाब चंदना भासु सिर्फ एक ही फिक्रा बोलकर दे रही थी। सूरत हाल अभी गैर वाज़े है, अभी वो कोई हतमी बात कहने की पोजीशन में नहीं। अखबार नवीस समझ रहे थे कि उसके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं। बराह रास्त बैनुल अक़वामी चैनल से ऑन एयर जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दुनिया भर में जहां भी देखा गया लोगों को दाल में कुछ काला महसूस हुआ।
15-20 मिनट बाद जब चंदना भासु माजरत करके अपनी जान छुड़ाकर भागी तो भारतीय वजारत खारजा के आली दिमागों को शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि अगर उन्होंने भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही थी तो वो भी पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से सिर्फ बयान पढ़कर सुनाने पर इक्तिफा करते। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वजीर खारजा को बराह रास्त वजीर आजम की डांट का सामना था और वजीर दाखिला बढ़ चढ़ कर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय ब्यूरोक्रेसी पर ऐसा बुरा वक्त इससे पहले शायद कभी नहीं आया था। पाकिस्तानी क्राइसिस कंट्रोल सेंटर के मेंबरान मौके की इंतहाई नज़ाकत के पेश नज़र अपने अपने ऑपरेशन रूम में बैठकर सूरत हाल से निमट रहे थे। उनके लिए किसी एक जगह इकट्ठे बैठकर मीटिंग करने की गुंजाइश भी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि जहाज भारतीय फजाओं में मंडला रहा था और किसी भी लम्हे कुछ भी मुमकिन था। वो जानते थे भारतीयों की हर मुमकिन कोशिश होगी कि जहाज को जल्द से जल्द पाकिस्तानी फजाओं में धकेल दिया जाए, लेकिन न जाने क्यों कर्नल हामिद को इस राय से इख्तिलाफ था। उनका कहना था कि ये सारा खेल चूंकि रॉ ने रचाया है और वो अपनी साजिश बेनकाब करने का खतरा कभी मोल नहीं लेगी। अगर ये कार्रवाई वाकई उनकी है तो इस खेल का ड्रॉप सीन भी किसी भारतीय एयरपोर्ट पर ही होगा। अलबत्ता उनके लिए एक तशवीशनाक बात जरूर थी कि उस फ्लाइट में नुमान भी मौजूद था। अचानक ही एक ख्याल ने उन्हें चौंका दिया। कहीं भारतीयों ने नुमान से अपनी 3 साल पुरानी हजीमत का बदला चुकाने के लिए तो ये खेल नहीं रचाया। 3 साल पहले वो भारतीय इंटेलिजेंस को जबरदस्त जिक पहुंचाकर उनके हाथों से फिसल गया था, जो अपनी नौयत का पहला वाकया था और इस पर उन्होंने जरूर अपने हाथ अपने दांतों से काटे होंगे। ओ मेरे खुदा! अचानक ही वो बड़बड़ाए और अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। उनके सामने मौजूद मेजर वासिक चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। सर? मेजर वासिक ने इस्तफहामिया नजरों से उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेजर वासिक की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए कहा, जल्दी पता करो नुमान के ब्रीफकेस में कौन से पेपर्स हैं। दूसरे ही लम्हे मेजर वासिक एक खुसूसी लाइन पर खटमंडू की पाकिस्तान एम्बेसी में किसी से बात कर रहा था। ये लाइन महफूज थी। दूसरी तरफ से अपने सवालात के जवाबात वो अपने सामने रखी डायरी पर नोट कर रहा था। 3 मिनट के बाद उसने एक स्लिप लिख कर कर्नल हामिद के सामने रख दी, जिन्होंने तफसीलात पर नजर दौड़ाते हुए इत्मीनान का सांस लिया। नुमान के साथ कोई हसास कागजात नहीं थे। मामूल के नोट्स थे जो भारतीयों के हाथ लग भी जाते तो उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने नुमान की फाइल अपने सामने रखी हुई थी और अब एक हॉटलाइन पर जनरल बाजवा से बात कर रहे थे। कर्नल हामिद ने उन्हें नुमान के मुतालिक मुख्तसर ब्रीफ करने के बाद अपने खदशात जाहिर किए तो जनरल बाजवा ने, जो फौरन फैसले पर पहुंचने और उस पर अमल दरामद कर गुजरने की खुसूसी शोहरत रखते थे, उनकी बात से इत्तेफाक करते हुए मुतबादिल हिकमत अमली फौरन तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने नुमान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया था। कैप्टन दास ने शामिल खान को हाथ के इशारे से एक डायल की तरफ मुतवज्जे किया। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट की फ्लाइट का तेल बाकी है। शामिल खान ने डायल की तरफ देखा और उससे माइक पकड़ लिया। अब वो इंडियन अथॉरिटी से बात कर रहा था। शामिल खान ने हुक्म देने के लहजे में कहा, मुझे तेल लेने के लिए लैंड करना है। दूसरी तरफ से जवाब आया, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुमने कहा था कि तुम भारतीय अड्डे पर नहीं उतरोगे। शामिल खान माइक में इतनी जोर से धाड़ा कि कैप्टन दास को भी झटका लगा। शट अप! उसने कैप्टन दास से कहा, बताओ इन गधों को कि अगर इन्होंने मुझे न उतरने दिया तो मैं जहाज को अभी तबाह कर दूंगा। और कैप्टन दास ने इंडियन अथॉरिटी की मिन्नत समाजत शुरू कर दी। बोला, प्लीज फॉर गॉड सेक मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम इतने कम पेट्रोल के साथ इंडियन फजा से बाहर नहीं निकल सकते। और इंडियन अथॉरिटी को अपनी शदीद गलती का एहसास हो गया। वो जान गए कि गुज़श्ता 1.5 घंटे से जहाज को फजा में घुमाने वाला शामिल खान कितना चालाक हाईजैकर है। उसने शायद भारतीय एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का पक्का प्रोग्राम बना रखा था। अचानक ही एक हाईजैकर भागता हुआ कॉकपिट के दरवाजे पर आया और उसने जो खबर शामिल खान को दी, उसने शामिल खान का पारा आसमान पर चढ़ा दिया। खबर की तस्दीक उसकी वहां मौजूदगी में ही हो गई जब उन्होंने एक इंडियन जैगुआर को जहाज के पहलू से गुजर कर सामने आते देखा। गुस्से से शामिल खान चीखा, क्या बकवास है ये। कैप्टन दास सहम गया। उसने इंडियन अथॉरिटी को मुखातिब किया, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सूरत हाल को समझते क्यों नहीं? ये तैयारे क्या कर रहे हैं? इंडियन ATC से जवाब मिला, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम जहाज को लैंड नहीं करने देंगे। ये जवाब माइक से आने वाली आवाज के साथ शामिल खान के कानों तक भी पहुंच गया। उसने इंडियन हुकूमत को मोटी सी गाली देकर अपने साथी को इशारा किया और वो फौरन बाहर निकल गया। इस मर्तबा उसकी आमद डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हुई थी, जिसे वो गन पॉइंट पर फर्स्ट क्लास से उठाकर लाया था। सेक्रेटरी शायद ब्लड प्रेशर का मरीज था या फिर उसे हार्ट प्रॉब्लम थी। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया।
उसके मोटे बदन पर कपकपी तारी थी। शामिल खान ने उसे नजदीक बुलाकर पिस्तौल उसकी कनपटी से लगा दिया। बोला, इन गधों से कहो कि अगर 1 मिनट भी मुझे फजा में कोई तैयारा नजर आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने खौफजदा सेक्रेटरी के सर पर पिस्तौल की नाली से दबाव बढ़ाया तो उस पर कपकपी तारी हो गई। उसने बड़ी हिम्मत से माइक संभाला और इंडियन अथॉरिटी को अपना तारुफ करवाकर शामिल खान के पैगाम में अपनी तरफ से अच्छा खासा इजाफा करने के बाद उसे आगे पहुंचाया। इस पैगाम के बमुश्किल 1 मिनट के बाद उन्होंने अपने आगे आगे उड़ते जैगुआर को अचानक समत बदल कर वापस जाते देखा और पलक झपकते वो नजरों से गायब हो गए। उसने इंडियन सेक्रेटरी से कहा, शाबाश, ये हुई ना बात। जाओ अपनी सीट पर बैठो और जो गोलियां खानी हैं वो खा लो, शायद दोबारा तुम्हें इसका मौका न मिले। शामिल खान ने अपने साथी को इशारा किया जिसने उसे सीट तक पहुंचा दिया। इंडियन अथॉरिटी ने अपनी दानिश्त में शलगमों से मिट्टी छाड़ने का प्रोग्राम बनाया था। आवाज आई, हम तुम्हें तेल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन औरतों और बच्चों को रिहा करना होगा। शामिल खान ने मुस्कुराते हुए उनकी बेबसी का मजाक उड़ाया। बोला, इन गधों से कहो मुझ पर कोई शर्त आयद न करें, वरना मैं यहाँ भारत में 9/11 की तारीख दोहरा दूंगा। उसने कैप्टन दास से इतने सफाक लहजे में ये बात कही थी कि वो थर्रा कर रह गया। कैप्टन बोला, प्लीज खुदा के लिए सूरत हाल को समझें। मैंने एक इंजन बंद कर दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ औरतें और बच्चे रिहा हो जाएंगे। ये बहुत जालिम शख्स है। उसकी बात नामुकम्मल ही थी जब माइक शामिल खान ने छीन लिया। सुन लिया तुम लोगों ने, कोई शर्त आयद नहीं की जाएगी। इंडियन अथॉरिटी का हतमी जवाब आया, ठीक है, तुम लोग लैंड कर सकते हो। कैप्टन दास ने कहा, थैंक यू, और लंबी सांस लेकर अपने तने हुए आसाब को कदरे आराम दिया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि एक मर्तबा एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद शायद उनकी जान इन वैश्यों से छुट जाए जिन्होंने बड़े फख्र से उसे बताया था कि उन्होंने श्रीलंकन एयरलाइन में मौजूद फजाई मुहाफिजों को मार डाला है। कैप्टन दास को उन दोनों बेगुनाहों की मौत का शदीद सदमा था। वो बड़ा मंझा हुआ और मजबूत आसाब वाला पायलट समझा जाता था। बदतरीन मौसमी हालात से नबरदाजमा होने का तजुर्बा उसे हासिल था, लेकिन आज जिंदगी ने उसे जिस इम्तिहान में धकेला था उसकी ख्वाहिश कैप्टन दास ने कभी नहीं की थी।